हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक आपको नया धमाकेदार वीडियो फिर से लेके आ रहा हूँ, जो कि ये पार्ट नंबर 4 है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट MCQ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको अगर देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि इसमें से 100% जो क्वेश्चन हैं वो फंसेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे सभी प्रकार के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, कल 25 तारीख है। सभी विद्यार्थियों को, सभी यूट्यूबर्स को, सभी हमारे एकेडमिक टीचर्स को कल ट्वीट करना है कि मोदी जी रोजगार दो, क्योंकि इतने युवा रोजगार नहीं पा रहे हैं। ये हमारे देश की जो सरकार है ये कैसी होती जा रही है, तो इस पे आप सभी को एक आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो आप सभी लोग इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहयोग करें, और सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग ट्विटर अकाउंट डाउनलोड करके और अपना इसमें अधिक से अधिक सहयोग करने की कृपा करें। तो दोस्तों अब हम इसी के साथ अब अगले अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सामाजिक बहुरूपी कीट होता है वो कौन सा है? तो दोस्तों हमारा जो सामाजिक बहुरूपी कीट होता है ये क्या होता है? मधुमक्खी होता है। क्या होता है? मधुमक्खी होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए आगे आने वाले क्वेश्चन। नहीं तो बस इसी में उलझे रहेंगे और रोते रहेंगे कि हाय अल्लाह हमने क्या किया। ठीक है, तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद मधुमक्खी से प्राप्त होता है? जो हमारी मधुमक्खी होती है इससे हमें क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों शहद तथा मोम प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होता है? शहद और मोम प्राप्त होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कच्चा रेशम का निर्माण किसके द्वारा होता है? कच्चा रेशम का निर्माण दोस्तों हमारा एक प्रकार का लार्वा होता है। अब लार्वा क्या होता है दोस्तों, मैं बता दूं आपको। लार्वा हमारा वह होता है जो एक तरह से छोटा भाग होता है। ठीक है, किसी भी कीट का जब वो बच्चा होता है यानी उसी को क्या कहते हैं? लार्वा कहते हैं। अब जब ये एडल्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? परिपक्व हो जाएगा, जिससे वो अपना क्या अगला जीवन आगे बढ़ा सकता है। तो ये कौन सा लार्वा होगा? कैटरपिलर लार्वा। कौन सा लार्वा? कैटरपिलर लार्वा। अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका नई दिल्ली हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादप प्रजनन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी होती हैं? तो दोस्तों जो हमारे पौधे होते हैं उनकी प्रजनन की जो विधियां होती हैं, वरण भी होती है, प्रसंकरण होती है तथा प्रवेशन होती है। ठीक है, इन तीनों विधियों को मैं अगले अपने वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पादप प्रजनन द्वारा यानी पौधों में जो प्रजनन होता है, उन्नत खाद्य पदार्थ गुणवत्ता वाले पौधों का निर्माण करना, जो पौधे के निर्माण होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को दोस्तों कहते हैं, क्या कहते हैं? बायोफोर्टिफिकेशन। क्या कहते हैं? बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यदि किसी पौधे में दूसरी एक या अधिक जीन्स का प्रवेश करा दिया जाए, यानी एक पौधा है, ठीक है, उसमें कोई दूसरे पौधे का जीन्स के बीच में क्या करा दिया जाए? संकरण करा दिया जाए, तो पौधा कैसा क्या कहलाएगा? तो पौधा क्या कहलाएगा दोस्तों? हाइब्रिड कहलाएगा, जिसे ट्रांसजेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस
कार्सिनोजेनिक कहते हैं। अब आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, तो जिससे हमें क्या हो, अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो दोस्तों इस चैनल पे नए आए हों तो फिर मैं आपसे कह रहा हूँ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीटी फसलों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन भाग लेता है। जो बीटी हमारी फसल होती है इसके उत्पादन में कौन भाग लेता है, तो जीवाणु भाग लेता है। कौन? जीवाणु। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में एक प्रकार का क्या पाया जाता है। बीटी कपास में कीटनाशक जो कीटाणुओं को नाश करने के लिए उसमें जो क्या रसायन पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों हम। ये देखिए, ट्रैप्टोमाइसिन उत्पादित की जाती है। ठीक है। किसके द्वारा ट्रैप्टोमाइसिन का उत्पादन किया जाता है, तो ट्रैप्टोमाइसिन ग्रीसियस, किसके द्वारा? ग्रीसियस के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक यानी खाद के रूप में, किसके रूप में दोस्तों? खाद के रूप में खेतों में किया जाता है। किसकी खेती में किया जाता है, तो धान की खेती में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। आप भी अगर आप धान की खेती करते हैं तो वहाँ पे जो जैव उर्वरक हैं उसको बचाने के लिए हम साइनोबैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। अब आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस तत्व के पोषण के लिए माइकोराइजा उत्तरदायी होता है। माइकोराइजा उत्तरदायी होता है, ये फास्फोरस के लिए। किस तत्व के लिए, तो फास्फोरस के लिए। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीनी इंजीनियरिंग में जैविक कैंची का कार्य करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो जीनी इंजीनियरिंग में यानी जीन, ठीक है, हमारे जीन में जो हेरा फेरी अदला बदली होती है उसका क्या करने के लिए, कैंची की तरह, यानी क्या करने के लिए, उसका डिवीज़न करने के लिए जो कैंची की तरह कार्य करता है, कौन सा एंजाइम होता है, तो ये होता है रिस्ट्रिक्शन। कौन सा? रिस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लिएज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, आपको याद रहेगा। रिस्ट्रिक्शन, हमें रिस्क नहीं लेना है, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। आइए अब आगे देखते हैं। डीएनए खंडों की पहचान सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई है। डीएनए खंडों की पहचान करते हैं किसके द्वारा, सदर्न ब्लोटिंग से। किसके द्वारा? सदर्न ब्लोटिंग से। ठीक है, सदर्न ब्लोटिंग। ठीक है, आइए देखते हैं। बीटी टॉक्सिन क्या है। बीटी टॉक्सिन क्या होता है, ये क्या है, तो ये एक प्रकार का भैया यहाँ पे बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलित प्रोटीन होता है। क्या होता है? बाह्य कोशिकीय, बाह्य मीन्स बाहर। ठीक है, जो हमारे कोशिका पाई जाती है उसका क्रिस्टल रूप क्या होता है, प्रोटीन होता है। उसी को क्या कहते हैं, बीटी टॉक्सिन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौधों में अपृतृणनाशी प्रतिरोधक जीन होता है। इस जीन का क्या नाम दिया गया है, जीएसटी। क्या नाम दिया गया है, जीएसटी। अभी जो मोदी जी लगाए हैं ना जीएसटी, ठीक है, तो याद रखिए मोदी जी की बातें और हमारी बातें। जीएसटी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करिए, नहीं पढ़ाई इतनी महंगी हो जाएगी कि आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। थोड़ा सा हमें समय दीजिए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर से कंटिन्यू करते हैं। वेंडाल परीक्षण किसके निदान से संबंधित है। ठीक है, वेंडाल परीक्षण जो कराया जाता है वो टाइफाइड के लिए होता है। किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा देखिए दोस्तों, स्पर्धा, ठीक है, स्पर्धा प्रभाव डालती है। स्पर्धा मीन्स क्या होता है दोस्तों, स्पर्धा, ठीक है, स्पर्धा प्रभाव डालती है हमारी आबादी के घनत्व में। ठीक है, स्पर्धा मीन्स होता है मतलब क्या, किसी में तालमेल न मिलना। ठीक है, मान लो क्या, अगर एक परिवार में 8 बच्चे हो गए,
ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो गया, स्पर्धा हो गई एक दूसरे के प्रति। कहेगा पापा हमें स्कूल जाना है, मम्मी हमें जाना है, उसमें क्या हो जाएगी, स्पर्धा हो जाएगी, यानी उनकी आवश्यकता की वस्तुएं समय से पूरी नहीं हो पाएंगी। तो क्या हो जाएगा, आबादी घनत्व पर उसका प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन क्षमता जो हमारे खाने पीने के सामान है उस पर प्रभाव पड़ेगा, और जो सामुदायिक विकास होता है यानी जो परिवार का विकास हो रहा है वो विकास रुक सकता है। ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। खरपतवार वाले पौधे फसल वाले पौधों से स्पर्धा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्पर्धा शब्द आ गया है, ठीक है, तो समझ जाइएगा मैं जो आपको पहले ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर खरपतवार वाले पौधे अगर फसल वाले पौधों से क्या करते हैं, स्पर्धा करते हैं, उनसे टकराते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे स्थान देखो खरपतवार वाले भी घेरेंगे, पोषण बनाएंगे और प्रकाश के लिए, ठीक है, प्रकाश के लिए, और वो क्या करेंगे, ये प्रकाश के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे ये सब इनके बीच में क्या हो रहा है, स्पर्धा हो रही है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक जो संख्या होती है वो अपघटक की होती है। किसकी होती है दोस्तों, अपघटक की होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ ना समझ में आए वहाँ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। ठीक है। आइए देखते हैं। एक झील में द्वितीयक यानी दूसरा पोषण स्तर क्या होता है। एक झील में अगर दूसरा जो हमारा पोषण का स्तर होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्राणी प्रबल। ठीक है। प्लवक क्या कहते हैं, प्राणी प्लवक। ठीक है, याद रखिएगा ये प्ला है। ठीक है, प्लवक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक उत्पादक क्या होते हैं दोस्तों। द्वितीयक उत्पादक को किस श्रेणी में रखा गया है, तो शाकाहारी होते हैं। जो द्वितीयक उत्पादक होते हैं वो हमारे शाकाहारी होते हैं, यानी शाक भक्षी जो शाक सब्जी खाते हैं वो द्वितीयक उत्पादक के श्रेणी में आते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रासंगिक और सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का क्या प्रतिशत होता है। ठीक है, तो 2 से 10% होता है। क्या होता है, 2 से 10% होता है। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी यहाँ पे पूछा गया है, तो क्या है, सारस है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक आपके ये क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिससे हम और अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनित, ठीक है, संकटग्रस्त नहीं है। जिसको जो हमारे हैं वो संकटग्रस्त नहीं है, यानी नील गाय। कौन सा है, नील गाय। ठीक है, जिसे नील गाय कहते हैं गाँव में, याद रखिएगा। ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस सन में पारित किया गया। वन्य जीव संरक्षण नियम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वन्य जीव संरक्षण नियम 1972 में पारित किया गया था। ठीक है, वन्य जीव में जो जंगलों में जीव है उनको बचाने का जो नियम प्रावधान लाया गया है वो कब लाया गया है, 1972 में। प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण। प्राकृतिक वास में यानी अपने ही स्थान में, तो उनको क्या कहते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण। क्या कहते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में अभ्यारण्यों की कुल संख्या कितनी है। भारत में अभ्यारण्यों की कुल संख्या 520 है। ठीक है, ये सब एकदम अच्छे वाले क्वेश्चन है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, ये पूछा जाता है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। कार्बेट, देखो भारत के लोग कैसे होते हैं, काले होते हैं, तो ये इससे याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या पाया जाता है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये मत समझ लेना कि सभी काले होते हैं, नहीं, बहुत गाली देंगे। ठीक है। घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है। राजस्थान में। किस में है, राजस्थान में। तो इसकी दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे घनघोर वर्षा कौन से राज्य में नहीं होती है। ठीक है, सबसे घनघोर वर्षा यानी तेज वर्षा किस राज्य में नहीं होती है, तो दोस्तों हमारा राजस्थान है, जहाँ पे क्या वर्षा नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा भारत के जो भारत में स्थित है राज्य में, कौन सा राज्य है, तो असम है। कौन सा राज्य है, असम है। याद रखिएगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। आ है तो सब सम है। ठीक है,
अगर काजी राजी है तो सब कुछ बढ़िया है, मतलब कि असम। ठीक है, याद रखिएगा। इसके ट्रिक ये है कि काजी राजी है, काजी राजी है तो सब सम है, मतलब असम। ठीक है, इससे हमारा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास गिरी, गिर मीन्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पर्वत का राष्ट्रीय उद्यान वो गुजरात में है, जहाँ के कौन है अभी इस समय? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के ही हैं, याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राथमिक प्रदूषक क्या क्या हैं? जो हमारे प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, SO2 गैस है, CO है, NO2 है, यानी कि ये सभी हमारे एक प्रकार से प्राकृतिक क्या है, प्रदूषक के रूप में जाने जाते हैं। अब आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा एक झलक। हाँ चलिए कंटिन्यू। तो भारत जो भोपाल था, भोपाल है, गैस त्रासदी किस गैस से हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी किस गैस से हुई थी? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनेट। क्या हो जाएगा? मेथिल आइसोसाइनेट। ठीक है, इसमें मैं आपको पूरा एकदम बायोलॉजी का जो आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है पूरा, ये लास्ट वीडियो है, इसमें पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ये कंप्लीट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वायु प्रदूषक गैस है? ठीक है, और अम्लीय वर्षा बनाती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या करते हैं? अम्लीय वर्षा। इसमें यही पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा है? SO2 के प्रभाव से, पीला पड़ता जा रहा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यदि किसी जल काय में लगातार प्रदूषक पदार्थ गिरेंगे तो क्या हो जाएगा? यदि किसी जल काय, ठीक है, जल काय में लगातार प्रदूषक पदार्थ यानी जो प्रदूषित करते हैं, अगर वो गिरेंगे तो उसका जो DOB है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, DOB है उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यदि वातावरण में CO2 की सांद्रता लगातार बढ़ती है यानी मात्रा बढ़ती जाती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जो ग्रीन हाउस प्रभाव, इस पर क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव का इफेक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हुआ। और आप सभी लोग चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, जो MCQ क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पे क्या करा दिए, पूरे कंप्लीट करवा दिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और कमेंट करने के लिए।